चलिए, तो कल हम बात कर रहे थे कि एक बेसिक डिस्कशन हमने किया था कि मेंबर एफसीए और एसीए कैसे होते हैं, और एफसीए एसीए के बारे में हमने बात की थी। अब हम हैं मेंबर्स डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। एक डेफिनेशन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है वो ये है कि मेंबर्स ऑफ आईसीआई को आप डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस मानोगे। मानोगे क्यों है, क्यों नहीं मानने की जरूरत क्या है? सीधे ही बोल देते हैं अ मेंबर ऑफ आईसीआई शैल बी ट्रीटेड एज इन प्रैक्टिस ना, डीम्ड माना जाएगा। क्योंकि क्या है, अभी आएगी आगे सेक्शन 6। वो सेक्शन 6 आके बोलेगी कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब तक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं ले लेता तब तक वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। अब मान लो आप सीए बन गए, आपने मेंबरशिप ले ली, लेकिन आपने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लिया नहीं। अब आपने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लिया नहीं है, लेकिन आप काम कर रहे हो वो जो एक प्रैक्टिसिंग सीए करता है, तो हम एज एन इंस्टीट्यूट आपको बोलेंगे कि भाई साहब आपने मिसकंडक्ट कर दिया है। सामने वाला बोलेगा भाई साहब मैंने सीओपी लिया ही नहीं, मैं प्रैक्टिस में हुई नहीं। तो हम बोलेंगे माना कि आपने सीओपी नहीं लिया है, माना कि आप प्रैक्टिस में नहीं हो, लेकिन आप जो काम कर रहे हो वो इतने सुरीले हैं कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो हम आपको मानेंगे डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। और अब हम ये बोलेंगे कि बाबू तुमने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं लिया, तो चूंकि तुमने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं लिया है तो हम तुम्हें मानेंगे कि तुम डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस हो, और तुम्हारा ये मिसकंडक्ट है कि बिना सीओपी लिए तुमने ऐसे काम करने की हिम्मत कैसे की। तो भाई साहब तो काम बता दो मेरे को भैया कि मैं अगर सीओपी ना लूं और बिना सीओपी लिए मैं क्या क्या करता हुआ पाया जाऊंगा तो मुझे माना जाएगा कि टू डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज कि भाई साहब आपको हम डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस मान लेंगे अगर इंडिविजुअली या इन पार्टनरशिप विथ सीए इन प्रैक्टिस, या तो इंडिविजुअली या तो पार्टनरशिप विथ सीए इन प्रैक्टिस, in consideration of remuneration received or to be received. If you engage yourself into practice of accountancy, मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप सीए बनते हो और आप सोचते हो कि यार एक काम करता हूं, ऑडिट वॉडिट में रिस्क बहुत है, मैं ऑडिट नहीं करूंगा, मैं अकाउंट आउटसोर्सिंग का काम करूंगा, पूरा अकाउंट आउटसोर्सिंग ले लेता हूं, जमाने भर की अकाउंटिंग करूंगा, ऑडिटिंग नहीं करूंगा। तो मुझे जब सील लगाना नहीं है, साइन करना नहीं है, तो मैं क्यों सीओपी लूं? तो बाबू आप गलत कर,
क्योंकि आप भले ही सील लगाओ मत लगाओ, साइन करो मत करो, लेकिन आप अगर अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस में डालते हो तो आपको सीओपी लेना पड़ेगी। सो सिंपल। तो समझ में आ रहा है आपको? सीए बनने के तुरंत बाद ये कोई भी काम अगर आप करोगे तो इसके लिए आपके पास पहले सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना जरूरी है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है तो कृपया करके ये काम ना करें। अरे सर ऑडिट थोड़ी कर रहे हैं। भाई साहब, ऑडिट करने के लिए किसने बोला आपको? मत करो ऑडिट। अकाउंटेंट की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, डीम टू बी इन प्रैक्टिस। या सर मैं तो जो है हूं, आप सुनो, मैं बहुत अलग काम कर रहा हूं। क्या? मैं ऑफर कर रहा हूं, या ऑफर टू परफॉर्म कर रहा हूं, या परफॉर्म कर रहा हूं क्या? ऑडिटिंग या वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स। अरे सर मैं तो खाली इंटरनल ऑडिट कर रहा हूं यार। मेरे को मैनेजमेंट ने बोला कि यार बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करके बता दो। मैं उसके बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर रहा हूँ, कसम से साइन नहीं करूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, बैलेंस शीट पे भी साइन नहीं करूंगा, ऑडिट रिपोर्ट पे भी साइन नहीं करूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा यार। मैं प्रैक्टिस में थोड़ी हूँ। भाई साहब, आप प्रैक्टिस में ही हो। किसने कहा कि आप सील साइन करोगे, अश्योरेंस एंगेजमेंट दोगे तो ही प्रैक्टिस में कहलाओगे? बाबू, आप अश्योरेंस एंगेजमेंट दे भी सकते हो, अश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं भी दे सकते हो, प्रैक्टिस में तो आप कहलाओगे। बात ही खत्म हो गई। ओके। या यार सर, अब मान लो अक्षय कहता है कि सर 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 रुको, मैं ना प्रिपरेशन कर रहा हूं, वेरिफिकेशन कर रहा हूं, सर्टिफिकेशन कर रहा हूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, रिलेटेड स्टेटमेंट का। तो बाबू तुम तो ऑडिट ही कर रहे हो। यू आर परफॉर्मिंग ऑडिट हियर। चाहे प्रिपरेशन हो, चाहे वेरिफिकेशन हो, चाहे सर्टिफिकेशन हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिलेटेड स्टेटमेंट हो, आप क्या कर रहे हो? आप प्रैक्टिस में ही हो। श्रेयसी बोल रही है, श्रेयसी बोल रही है कि सर मैं तो है ना, अभी देखो सर मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं अभी अपनी घर गृहस्थी संभाल रही हूं, मैंने अपने आप को पब्लिक अकाउंटेंट घोषित कर रखा है। एक आदमी नहीं आया सर मेरे से काम करवाने अभी कि भैया ये काम कर दो, नहीं मतलब कोई आया ही नहीं। मैंने सिर्फ अपने घर के बाहर ऐसा बोर्ड लगा रखा है, सीए श्रेयसी चार्टर्ड अकाउंटेंट। कोई फर्म नहीं बनाई, कोई आर्टिकल नहीं रखे, मैंने अपने घर के बाहर बोर्ड लगा रखा है। अभी मैं आई एम एंजॉइंग माई लाइफ, एंड देन फिर मैं फुल फ्लेजेड प्रैक्टिस में आऊंगी। देखो मैडम, आप टेबल कुर्सी लगा के बैठ गए ना, अभी कोई आए कि नहीं आए, आप प्रैक्टिस में कहलाओगे। अक्षय भाई आप तो पूरा ही काम कर रहे हो। अभी सिद्धार्थ बोलेगा कि सर मैं तो सिर्फ अकाउंटिंग ही करूंगा। अभी हर्षवर्धन बोलेगा कि सर मैं खाली वेरिफिकेशन ही कर रहा हूँ इंटरनल। देखो यार, तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम अकाउंटिंग करोगे, तुम इंटरनल ऑडिट करोगे, तुम सर्टिफिकेशन करोगे, या तुम अपने आप को सिर्फ अकाउंटेंट कहोगे, तो भी तुम क्या कहलाओगे? तो भी तुम क्या कहलाओगे? डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। कान खोल के सुन लो सारे के सारे। तुमने अगर सीओपी नहीं लिया और इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे तो बाबू तुम्हें डीम टू बी इन प्रैक्टिस माना जाएगा। अभी रुको और बचाए। अगर एक बंदा प्रोफेशनल सर्विसेज देता है अबाउट
matter of principle or detail relating to accounting procedure or recording presentation certification of financial fact. सर मैं तो है ना IFRS और इंड एस समझा रहा हूं लोगों को कि कैसे लगाना है, कैसे रिकॉर्ड करना, कैसे प्रेजेंट करना, ये सब समझा रहा हूं सर। मैं थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा हूं भाई साहब, आप प्रैक्टिस ही कर रहे हो। तो प्रैक्टिस किस किस को कहेंगे भाई साहब? सिंपल सी बात है, अगर आप अपने आप को एंगेज करते हो इनटू प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी, या परफॉर्म करते हो या ऑफर टू परफॉर्म करते हो ऑडिटिंग, वेरिफिकेशन और होल्डिंग योरसेल्फ एज पब्लिक अकाउंटेंट, या आप प्रोफेशनल सर्विस देते हो अबाउट द मैटर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंस, then you will be surely treated as चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। हम आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस ही मानेंगे। वी विल ट्रीट यू CA इन प्रैक्टिस। अब बात आती है कि सर और कोई काम है ना, सच अदर सर्विसेज एज नोटिफाइड बाय काउंसिल, इनके अलावा भी काउंसिल का पेट नहीं भरेगा, तो वो और भी काम गिना सकते हैं कि इन सब कामों के अंदर तुम्हें माना ही जाएगा कि तुम डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस हो। तो हम पढ़ क्या रहे हैं आज? हम पढ़ रहे हैं कब एक मेंबर को डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस कहा जाएगा। तो हे मेंबर, तू चाहे COP लेवे मत लेवे, लेकिन अगर तू इंडिविजुअली या इन प्रैक्टिस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म नीचे लिखी हुई सर्विसेज देता है, तो हम तुझे डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस मानेंगे। चाहे तू अपने आप को अकाउंटेंसी प्रोफेशन में एंगेज कर, चाहे तू ऑडिटिंग वेरिफिकेशन में अपने आप को लगा, चाहे वो तू वेरिफिकेशन सर्टिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अपने को लगा, या तू सिर्फ होल्ड ही कर ले कि तू एक पब्लिक अकाउंटेंट है, या फिर अकाउंटिंग प्रोसीजर या रिकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन या सर्टिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल फैक्ट्स कर। अगर तू ये करता हुआ पाया गया तो बाबू तेरे को क्या माना जाएगा? क्या माना जाएगा? मेंबर डीम टू बी इन प्रैक्टिस। और इसके अलावा सच अदर सर्विसेज एज नोटिफाइड बाय द काउंसिल, वो दूसरी सर्विसेज भी हैं जो काउंसिल ने नोटिफाई की। अब ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं जो काउंसिल ने नोटिफाई की हैं? और सुनो, एक बंदा और होता है जिसको आप डीम टू बी इन प्रैक्टिस कहते हो। अगर आप एक FCA हो या आप एक ACA हो और आप एक एम्प्लॉई हो, किसके? आप एक FCA हो या आप एक ACA हो और आप एम्प्लॉय हो किसके? एक प्रैक्टिसिंग CA के या CA फर्म के। तो आर्टिकल क्लर्क को ट्रेन करने के लिमिटेड पर्पस के लिए आपको डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस माना जाएगा। एक CA अगर दूसरे CA के यहां पर क्या है, एक CA अगर दूसरे CA के यहां पर जॉब में है, तो उसे सिर्फ आर्टिकल ट्रेन करने के लिमिटेड पर्पस के लिए क्या कहा जाएगा? डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। CA होना जरूरी है, FCA या ACA, जो कहाँ है? एम्प्लॉय है। किसका एम्प्लॉय है? प्रैक्टिसिंग CA का या एक फर्म का। उसे मान लिया जाएगा deemed to be in practice for the limited purpose of training article clerks. Okay.
सच अदर सर्विसेज। चलिए, और क्या क्या सर्विसेज दी जा सकती हैं जिनको नोटिफाई कर दिया है इंस्टीट्यूट ने। इंस्टीट्यूट ने दो तरीके की सर्विसेज नोटिफाई की, एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज और एक अदर सर्विसेज। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज की लिस्ट बहुत बड़ी है। आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस ले लो, कॉस्टिंग का सिलेबस ले लो, वैल्यूएशन अगर आप कर रहे हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट टाइप का सिलेबस ले लो। वैल्यूएशन किसका? शेयर्स का, सिक्योरिटीज का, यही वैल्यूएशन कर सकते हो आप। एक्सपर्ट को रख लो आप तो सारा वैल्यूएशन कर लो। स्वयं वैल्यूएशन करना है तो ऑल वैल्यूएशन सर्विसेज आर अलाउड। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी जो करना है आप करो, एडवाइजर बन जाओ, कंसल्टेंट बन जाओ पब्लिक इशू के। एडवाइजर बन जाओ, कंसल्टेंट बन जाओ पब्लिक इशू के, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन जाओ, रजिस्ट्रार बन जाओ इशू के, ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज दे दो अपने क्लाइंट को, क्वालिटी ऑडिट कर लो, एनवायरमेंट ऑडिट कर लो, एनर्जी ऑडिट कर लो, जो करना है करो। बैंक में रिकवरी कंसल्टेंट बन जाओ, इंश्योरेंस फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज दे दो जो इरेडा में डिफाइंड है, दो ना। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन जाओ, या अपने क्लाइंट को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज दे दो। दो नई चीजें जुड़ी, लाल लाल में लिखी है, एक्टिंग एज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 के अंदर इंस्टीट्यूट को दी गई पावर, जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4 के अंदर आईसीएआई को पावर दिए गए हैं। आईसीएआई ने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए लंबी चौड़ी लिस्ट पेश की है। अब वो लंबी चौड़ी लिस्ट तो हमको याद करना नहीं, लेकिन उस लिस्ट के कारण जो खेल लग रहे हैं वो याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे सबसे पहली बात, बाबू चार्टर्ड अकाउंटेंट, तुम जो वैल्यूएशन सर्विस देने वाले हो तो स्वयं तो एक ही वैल्यूएशन सर्विस दे सकते हो, और वो है एक ही वैल्यूएशन सर्विस दे सकते हो, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। एसेट का वैल्यूएशन मत कर लेना, हो तुम्हारी औकात के बाहर है, तुम किसी से करवा लो वो बात अलग है। तुम्हें वैल्यूअर सर्टिफिकेट दिया है, हमारे तरुण महाजन सर को वैल्यूअर सर्टिफिकेट दिया है, तो उससे सिर्फ शेयर और सिक्योरिटी का वैल्यूएशन कर सकते हो आप। बाकी प्लांट एंड मशीनरी का मत कर लेना। बिजनेस वैल्यूएशन कर लो, शेयर सिक्योरिटी का वैल्यूएशन कर लो, तुम प्लांट एंड मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यूएशन मत कर लेना दादा, तुम्हारे हाथ पांव जोड़े हैं, तुम्हारे काम में है ही नहीं वो। ओके, तुम एडवाइजर एंड कंसल्टेंट फॉर पब्लिक इशू बन जाओ बाबू, लेकिन ध्यान रहे तुम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन जाओ बाबू, लेकिन ध्यान रहे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, ब्रोकर टू द पब्लिक इशू और अंडरराइटर टू द पब्लिक इशू कभी मत बन जाना, तुम्हें अलाउड ही नहीं है। यू कैन नॉट बिकम पोर्टफोलियो मैनेजर, आप पोर्टफोलियो मैनेजर बन ही नहीं सकते हो अंकल, प्रोहिबिटेड है आपके लिए। ब्रोकर फॉर पब्लिक इशू नहीं बन सकते हो, अंडरराइटर फॉर पब्लिक इशू नहीं बन सकते हो,
तुम सिर्फ दे सकते हो, ओनली यू कैन गिव इज व्हाट, एडवाइजरी सर्विसेज। रजिस्ट्रार बन जाओ। नहीं दे सकते हो, आग से नाता पानी से रिश्ता होना ही नहीं तुम्हारा। तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो बाबू, बहुत वर्नरेबल आदमी हो। तुमको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट दे दिया तो क्या मालूम क्या क्या गुल खिलाओगे तुम। तुमको ब्रोकर टू द पब्लिक इशू बना दिया तो क्या मालूम क्या क्या गुल खिलाओगे तुम। तुमको अंडर राइटर बना दिया तो सारे अपने क्लाइंट को फोकट के शेयर बेच खाओगे तुम। तुमको देना ही नहीं हमको ये काम। ओके, मत दो। एचआर सर्विसेज दे सकते हो, इंश्योरेंस फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज दे सकते हो। एक और सर्विस ऐड हुई थी इसमें, इंश्योरेंस ब्रोकरेज कर सकते हो। ब्रोकरेज कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना तीसरी बात, दैट इंश्योरेंस एजेंट नहीं बन सकते हो। इंश्योरेंस ब्रोकर और इंश्योरेंस एजेंट में अंतर है। कैन बिकम इंश्योरेंस एडवाइजर और ब्रोकर, बट नॉट एजेंट। दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? क्या अंतर है इंश्योरेंस एडवाइजर, ब्रोकर और इंश्योरेंस एजेंट में? बहुत अंतर है। मैंने अपने क्लाइंट को कहा कि आप क्या ओवर इंश्योर्ड, मैं इंटरनल ऑडिटर हूँ उस क्लाइंट का, मैंने कहा क्या ओवर इंश्योरेंस करवा रखा है यार तुमने, कौन पिला गया तुमको इंश्योरेंस की पॉलिसी? बोले क्यों सर? मैंने कहा तुम स्टील एंड गट्स में काम करते हो, तुम्हारा पूरा काम स्टील का है, और 200 300 टन का एक एनगट होता है तुम्हारा, जिसको तुम बड़े कैसे भेजते हो हमको मालूम है। उनकी कटिंग करते हो, सॉइंग करते हो, उसको बोलते हैं आयरन सॉइंग मिल, उसमें से आयरन सॉ करते हो बड़े बड़े, जैसे लकड़ी के लट्ठों के टुकड़े करके आयरन, तो ये आयरन की आयरन रॉड बनाते हैं, वो भारी भारी। और इनको इंश्योरेंस पकड़ाया काहे का? बोले फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस, बर्गलरी इंश्योरेंस। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा तुम्हारे फायर लग गई तो इतनी फायर लग जाएगी तुम्हारा लोहा भी खत्म हो जाएगा? बोले नहीं भाई साहब। मैंने कहा बर्गलरी मतलब एक माचिस की डब्बी है, उठा के ले जाएगा कोई भी, टनों सोन लोहा है, कैसे उठेगा यहां से? इसको उठान, तुमको इसको ले जाने के लिए 4 क्रेन लगती है, 2 दिन लगते हैं, तब बैलेंसिंग करते हो, फिर इसको उठा के व्हीकल पे रखते हो, फिर ये जाता है। इसे कौन ले जाएगा भैया? पागल समझते हो क्या? तो तुम एक काम करो, मैं अब बताता हूँ तुमको कि इंश्योरेंस कैसे करना। हाँ यार भाई साहब आप इंश्योरेंस करवा दो यार, कुछ भी करो यार, मैं ठीक है कोई बात नहीं। मैंने इंश्योरेंस कंपनियों को बुलाया, आओ जरा, तीनों अपना अपना प्रपोजल दो। 3 इंश्योरेंस कंपनियों ने प्रपोजल दिया, मैंने प्रपोजल इवेलुएट किया और मैंने कहा चलो अब मैं, आप इंश्योरेंस कर दो इनका। अब इंश्योरेंस कंपनी अगर मुझे कहती है कि सर आपने मुझे इस तरीके से जो इंश्योरेंस हमारा सजेस्ट किया है, वी वांट टू गिव यू सर्टेन काइंड ऑफ शेयर, यस आई कैन एक्सेप्ट दैट, बट मैं अपनी मर्जी से काम कर रहा हूं। इंश्योरेंस एजेंट में क्या होता है, मैं उनकी मर्जी से काम कर रहा हूं। हाँ, एजेंट कमीशन जो है वो बेस होता है सेल पे, जबकि आप एडवाइजरी जो देते हो वो क्या देते हो, फिक्स्ड रेट पे देते हो। उसके बाद आप ब्रोकरेज भी अपनी जो रखते हो वो भी एकदम सही रहती है आपकी, कि भाई ब्रोकरेज में बिजनेस के बराबर देता हूँ, और वो बिजनेस में अपनी मर्जी से लाता हूँ, मैं तुम्हारी मर्जी से बिजनेस नहीं लाता हूँ। सो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस ब्रोकर एंड इंश्योरेंस एजेंट, दोनों में काफी अंतर है। तो ठीक है, ये भी ठीक है। उसके बाद मैं कैश कलेक्शन सर्विसेज नहीं दे सकता, इंश्योरेंस एजेंसी तो मैं दे ही नहीं सकता।
मुझे कैश कलेक्शन एजेंट बनाना भी मना किया गया है। जाने क्यों मॉड्यूल में इतनी इंपॉर्टेंट चीजें गायब हैं, लेकिन ये एग्जाम में आती है। कैश कलेक्शन एजेंट आप नहीं बन सकते। एनआरआई लोगों के फंड आप मैनेज नहीं कर सकते। आप डायरेक्ट सेलिंग एजेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और प्रोडक्ट भी नहीं बन सकते। ये सारी चीजें इन्होंने वहां क्लॉज नंबर 11 में बोली हैं कहीं ना कहीं, और कुछ बच जाएगा तो क्लॉज नंबर 11 में कवर होगा, तो यहीं पे लिख लो ना यार। कंसीडर क्लॉज 11 ऑल्सो। बता रहा हूं। शेड्यूल फर्स्ट के पार्ट फर्स्ट में 11वें क्लॉज को भी देखना, वहां भी बहुत सारी बातें इसके बारे में की जाएंगी, वहां हम और देखेंगे। ओके, तो एक मिनट, क्या समझा रहा था मैं आपको कि भाई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट तुम डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस कहलाओगे अगर तुम अपने आप को अकाउंटेंसी में इन्वॉल्व करते हो, ऑडिटिंग में इन्वॉल्व करते हो, वेरिफिकेशन में इन्वॉल्व करते हो, फाइनेंस में इन्वॉल्व करते हो, इंटरनल कंट्रोल बनाने में इन्वॉल्व करते हो, पब्लिक अकाउंटेंट कहलाते हो अपने आप को, अकाउंटिंग प्रोसीजर में प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हो, तुम्हें डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस माना जाएगा। और कोई ऐसे काम करते हो जो काउंसिल कह दे तो तुम्हें प्रैक्टिसिंग माना जाएगा। हम अब पहुंचे कि इंस्टीट्यूट कब कहेगा कि तुम डीम टू बी इन प्रैक्टिस हो। तो अगर हमने मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में अपने आप को खपाया कि हम प्रैक्टिसिंग सीए कहलाए, मतलब डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस कहलाए, ओके, देन ध्यान रखना, तुम इतनी सारी सर्विसेज तो दे रहे हो मानव, लेकिन एक बात का खासा ख्याल रखना बेटा कि जिस कंपनी के तुम ऑडिटर हो उस कंपनी को ये सब मत दे देना, नहीं तो वहीं निपट जाओगे। और खाली 144 की थ्रेट नहीं है, 144 तो अपनी जगह है, अपन ने इतनी सारी थ्रेट्स पढ़ी है। हाँ, उन थ्रेट्स का भी ख्याल रखना, बह मत जाना ये लिखने में कि सौरभ ने तो बोला था कि ये सारी सर्विसेज दे सकते हैं। बाबू, ये सारी सर्विसेज दे तो सकते हैं, लेकिन नॉन ऑडिट क्लाइंट, किसको? नॉन ऑडिट क्लाइंट को, हर किसी को नहीं, नॉन ऑडिट क्लाइंट को ये सर्विसेज दी जा सकती हैं। ओके, फिर इंस्टीट्यूट को एक बार दोहराया। इंस्टीट्यूट ने कहा सुनो सुनो सुनो, क्या? बोले अगर तुम प्रोफेशनल कैपेसिटी में हो और प्रोफेशनल कैपेसिटी में तुम अगर लिक्विडेटर बनते हो, ट्रस्टी बनते हो, एग्जीक्यूटर बनते हो, एडमिनिस्ट्रेटर बनते हो, आर्बिट्रेटर बनते हो, रिसीवर बनते हो, एडवाइजर और रिप्रेजेंटेटिव बनते हो, चाहे कॉस्टिंग है, चाहे फाइनेंशियल है, चाहे टैक्सेशन मैटर है, या तुम्हें सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं कोई अपॉइंटमेंट दे देता है, तो भी तुम डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस ही कहलाओगे। भाई साहब मैं तो लिक्विडेशन की प्रैक्टिस करता हूँ। भाई साहब आप प्रैक्टिस में ही कहलाओगे। भाई साहब मैं तो ट्रस्टी हूँ दो चार जगह पे, और मैं प्रोफेशनल कैपेसिटी में ट्रस्टी हूँ। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई एम ट्रस्टी। अरे सर, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आप ट्रस्टी हो तो आप क्या कहलाओगे? डीम टू बी इन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, लेकिन ध्यान रहे, बहुत ज्यादा ध्यान देने लायक यहाँ पर एक बात है, नॉट इन कैपेसिटी एज एम्प्लॉय और पर्सनल कैपेसिटी।
ये तो सब दूर लगती है दोनों चीजें तो। भाई साहब ये दोनों चीजें तो हर जगह लगती हैं, हर जगह लगती हैं। हर जगह लगती है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, आप सीए हुए, सीए बनते ही मामा जी, ताया जी, चाचा जी, फूफा जी सब आ गए, बोले इतने दिन से तेरे सीए बनने का इंतजार कर रहे थे यार बाबू, अब तू एक काम कर, हम सबके रिटर्न तो तू ही फाइल करेगा। जी, फाइल कर दूंगा। पैसे नहीं देंगे तेरे को? अरे मांग कौन रहा है चाचा जी आपसे पैसे? पाँव पड़ूंगा तो 500 रुपये मिल जाते हैं, मैं आपसे रिटर्न के पैसे मांगूंगा? नहीं। तो अब अगर आप अपने घर वालों के, परिवार के, रिश्तेदारों के रिटर्न भर रहे हो, तो आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में टैक्सेशन मैटर पर सर्विसेज दे रहे हो, एंड दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी पर्सनल कैपेसिटी में अपने रिश्तेदारों को कोई भी सर्विस दे रहा है, प्रोफेशनली नहीं दे रहा है, पैसे भी नहीं ले रहा है, वो तो, अब यार मैं सीए हूं और मेरे पिताजी अगर मेरे को बोलते हैं दुकान का हिसाब लिख असीम, तो लिखेगा पापा, लिखना ही पड़ेगा दुकान का हिसाब। बोले तुम सीए साले किस काम के, घर की दुकान का हिसाब नहीं लिख पाओगे? लिखूंगा, पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो मैं क्या डीम टू बी इन प्रैक्टिस कहलाऊंगा? नहीं। पर्सनल कैपेसिटी में आप डीम टू बी इन प्रैक्टिस नहीं कहलाओ। अब मान लो हर्षित भाई को हमने जॉब पे रखवा दिया, आप चले गए क्या जॉब पे, आपने बोला कि जॉब में मेरी प्रोफाइल क्या है, बोला आपको कॉस्टिंग पे एडवाइस देनी है, आपको फाइनेंशियल एडवाइस देनी है, आपको टैक्स एडवाइस देनी है। तो अगर मुझे कॉस्ट एडवाइस देनी है, फाइनेंशियल एडवाइस देनी है, टैक्सेशन एडवाइस देनी है, लेकिन देनी कैसे है, तो भी मुझे डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस नहीं माना जाएगा। हाँ, मुझे डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस नहीं माना जाएगा, प्रैक्टिस में नहीं माना जाएगा। अगर मैंने सीओपी नहीं भी ले रखा है तो भी कोई वांदा नहीं, क्योंकि मैं पर्सनल कैपेसिटी में या एम्प्लॉय की कैपेसिटी में काम कर रहा हूं। मान लो मेरे दो कजिन्स का आपस में झगड़ा हो गया और उन्होंने कहा भैया आप हमारे आर्बिट्रेटर, तो अब मैं वहां आर्बिट्रेटर प्रोफेशनल कैपेसिटी में नहीं, मैं वहां आर्बिट्रेटर हूं पर्सनल कैपेसिटी, तो दैट वुड नॉट बी ट्रीटेड एज डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस, उसे डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस नहीं कहा जाएगा। अगर एम्प्लॉय की कैपेसिटी भी नहीं है, पर्सनल कैपेसिटी भी नहीं है, और अगर आप ये सारी महान सेवाएं दे रहे हैं बाबू, तो आपको सीओपी लेनी पड़ेगी, नहीं तो आपको वहीं पेनल्टी लगा देंगे वो 1 मिनट के अंदर। समझ में आई मेरी बात? एवरीवन, आगे बढ़े। अरे आगे बढ़ूं क्या भैया? ऑनलाइन वालों, जिंदा हो तो सबूत दो। हाँ, हाँ यार, कुछ बोलते ही नहीं है वहाँ, मजे में सुन रहे हैं सब, सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के दिन मस्त ठंडाई लेके सो तो नहीं रहे हो रे भाई लोग हैं? और अभी थोड़ी देर पहले तुमने इंडेस 37 का डोज लिया है, भयंकर डोज है। क्या इम्पेयरमेंट? ओ सॉरी,
प्रोविजन कॉन्टिजेंसी आ रहा है वो तो ठीक है। नाउ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एंड इट्स सिग्निफिकेंस, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, कई बार पूछा जाता है। अरे बहुत आता है ये, इसको पूछने की बहुत आदत है, इनका पालतू क्वेश्चन है। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एंड इट्स सिग्निफिकेंस। अब ये क्या है, देखो भैया, हमने सेक्शन 6 में कान खुलवा के लोगों को बुलवा दिया है कि भैया कोई भी मेंबर shall be entitled to practice whether in India or elsewhere unless he has obtained from council certificate of practice। तुमने सीओपी नहीं ली और प्रैक्टिस करने की कोशिश की तो वो सेक्शन 6 का स्ट्रिक्ट वायोलेशन होगा। और सेक्शन 6 का वायोलेशन अपने आप में प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कहलाता है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे कहलाता है, पर कहलाता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। भैया प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कहलाता है। ओके, नो मेंबर ऑफ आईसीआई shall entitled to practice whether in India or elsewhere unless he has obtained certificate of practice। उसके बाद भी हर साल सीओपी फीस के रूप में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर काउंसिल को लगा कि तुम ऐसी परिस्थितियों में अपने आप को पहुंचा चुके हो जहां रेगुलेशन में साफ लिखा है कि ऐसे नालायक का नाम सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इसका कैंसिल कर दो, तो काउंसिल सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कैंसिल भी कर सकती है। काउंसिल हैज अ पावर टू कैंसिल योर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। हर साल सीओपी फीस लगेगी और अगर काउंसिल चाहे तो किसी भी दिन तुम्हारी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस को कैंसिल कर सकती है काउंसिल। अगर आपने फीस नहीं दी, नियत दिनांक तक फीस जमा नहीं की, आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में से भी हट जाएगा और 1 साल आपके पास फिर भी रहेगा। फीस देके रीस्टोर करवा लो, नहीं करवाया तो फिर आप बिल्कुल वैसे ही रहोगे जैसे कि एक सीए फाइनल एग्जाम पास बच्चा रहता है जो अपने आप को सीए नहीं कह सकता है। यू विल नॉट बी अ। क्या हर प्रैक्टिसिंग सीए को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना जरूरी है? हाँ। A member who does not hold COP is precluded from accepting engagement to render services of any type normally prescribed for a CA in practice। और normally prescribed for CA in practice मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई। बिल्कुल। तो a member who does not hold COP is precluded, उसको मना कर रखा है, तुम एक्सेप्ट मत करो एंगेजमेंट टू रेंडर सर्विस ऑफ एनी टाइप नॉर्मली प्रिस्क्राइब फॉर अ सीए इन प्रैक्टिस। जो सीए इन प्रैक्टिस को प्रिस्क्राइब कर रखी है, कृपया करके आप उन्हें ना करें। ओके, अब
क्या एक मेंबर ऑफ ICI कैन अपीयर बिफोर टैक्स अथॉरिटी? भाई देखो, अभी आप सुनो, इधर मैंने आपको बताया कि तुम टैक्स मैटर में अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी बहुत क्लियर है कि यू कैन रिप्रेजेंट योर क्लाइंट इन टू टैक्स मैटर, यानी तुम अपील में भी जा सकते हो। अब ध्यान से सुनना, एक भाई साहब थे, अपन एक केस ले रहे, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स मान लो आप इसको, एकदम खालिस केस तो नहीं है, लेकिन इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट अपन ले लेते हैं। आजकल अपने वेब सीरीज आती है इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट, अपन ले लेते हैं। मान दो एक सीए क्या, सीए फाइनल में है, बहुत साल हो गए बेचारे को, कभी इधर रह जाता है, कभी उधर रह जाता है, कभी एग्रीगेट में रह जाता है। जब एज होने लग गई उसकी 25-26 साल, तो उसको लगा कि यार अब ये सीए तो जब होगा जब होगा, अपन ने LLB तो कर ही लिया है, तो अपन टैक्स प्रैक्टिस जमा लेते हैं। भाई ने ढेर सारी फाइलें इकट्ठी कर ली। अब किसी एक दिन उसने सीए की एग्जाम क्लियर कर ली। जैसे ही सीए की एग्जाम उसकी क्लियर हुई, भाई ने काला बोर्ड उतारा, पीला काला बोर्ड टांग दिया, काला कोट उतार दिया, नीला कोट पहन लिया और सीए की प्रैक्टिस चालू कर दी। और अति उत्साह में आके कुछ ऐसे उटपटांग काम कर दिए कि इंस्टीट्यूट ने कहा चल पट्टे 6 महीने के लिए तेरी सीओपी कैंसिल। जैसे ही उसकी सीओपी 6 महीने के लिए कैंसिल की, उसने वापस काला कोट पहन लिया और क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने टैक्स अथॉरिटी पे पहुंच गया। टैक्स अथॉरिटी को पहले से ही पता था कि ये बंदे को इंस्टीट्यूट ने डिबार किया हुआ है, तो टैक्स अथॉरिटी ने उससे पूछ लिया कि यार हमने सुना है कि तुमको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने 6 महीने के लिए सस्पेंड किया हुआ है। बोला हाँ सर वो सही है। हाँ तो फिर तुम यहाँ कैसे आगे रिप्रेजेंट करने? सॉरी सर, मैं कोई 1 डिग्री लेके थोड़ी बैठा हूँ, 2 डिग्री मेरे पास, मैं यहाँ पे LLB की कैपेसिटी में आया हूँ। तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को भेजा लेटर कि तुम्हारा मेंबर देखो कैसी आग उगल रहे हैं यहाँ, बोलता है कि मैं क्या हूँ, मैं तो LLB बन के आया हूँ, मैं प्रैक्टिस करने थोड़ी आया हूँ, मेरी सीओपी छीन ले तो मेरे पास 2 डिग्री, मैं LLB की कैपेसिटी में आया हूँ। अब इंस्टीट्यूट ने उसको लेटर लेगा कि इधर आ, क्या बोल रहा है तू? बोले सर मैं अभी आई एम टॉकिंग विथ यू नाउ इन कैपेसिटी ऑफ अ टैक्स प्रैक्टिशनर नॉर एज अ सीए, क्योंकि सीओपी तो आपने छीन रखी है और आप मेरे खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं। अभी कोई भी एक्शन लेनी होगी तो बार काउंसिल लेगी। तभी इंस्टीट्यूट हाई कोर्ट पहुंच गई, बोले हमने इसको सजा दी, ये मजा ले रहा है, हमने इसको 6 महीने के लिए सस्पेंड किया, ये भाई दूसरी कैपेसिटी में मजा ले रहा है, तो क्या हमारे पास ये हक नहीं है कि हम इसको रोक दें? तो हाई कोर्ट ने कहा रोक दो। हाई कोर्ट ने उसको बोला सुनो, हाँ तुम परमानेंटली वही कैपेसिटी रखना चाहते हो क्या लॉयर वाली? नहीं, वो तो मैं 6 महीने के लिए रख रहा हूँ क्योंकि मैं ये नहीं, तुमको जब सजा दी गई है तो तुमको सजा में मजा नहीं लेना चाहिए, है ना? तुम चुपचाप बन, कुछ भी नहीं। तो सर मैं क्या करूं? सारे वो काम कर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कर सकता। शेयर ट्रेडिंग कर लू, हाँ कर ले,
फ्यूचर में डील कर लूँ, ऑप्शन में डील, सब कर ले। जो जो काम सीए नहीं कर सकता है वो कर ले, बस जो सीए कर रहा हो वो इधर मत आना, और कोई और कैपेसिटी लेके मत आ जाना। ये सिग्निफिकेंस है किसका? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का। ये मिस्टर काहेर का एक केस था, आपको मॉड्यूल में लिखा हुआ भी मिलेगा, मिस्टर काहेर का केस था। मैंने उसको अपने मनोरंजन के लिए तोड़ मरोड़ के पेश किया, वो इतना ज़्यादा मनोरंजक नहीं था पर अपन ने उसको बना लिया। नाउ अ मेंबर इन प्रैक्टिस कैन हैव, तो जो जजमेंट दिया कोर्ट ने, वो जजमेंट की लैंग्वेज मैंने यहां आपको लिख के दी है। अ मेंबर इन प्रैक्टिस कैन हैव नो अदर कैपेसिटी इन विच ही कैन टेक अप एनी प्रैक्टिस। भाई कोई भी असाइनमेंट नहीं ले सकते हो। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा, इवन इफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हुज नेम इज टेम्पररीली removed from the register of member due to misconduct or his practice cannot take up such practice in other capacity during his temporary removal of name। जब इसका temporary removal of name कर रखा है तो तू कुछ नहीं करेगा, चुपचाप घर पे बैठ, सजा को सजा की तरह ले, मजा मत ले सजा में। ये एग्जाम अलर्ट में मैंने बहुत पहले से डाल रखा है, कई कई बार आया है ये, और जब भी आए ये 4 पॉइंट लिख के आ जाना, काम खत्म तुम्हारा। कई बार आया है ये, तो बिल्कुल ध्यान रहे कि जब भी आएगा धूमधाम से आएगा, और तुम भी धूमधाम से नंबर लेके आना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इलस्ट्रेशन 1 भी दिया हुआ है पेज 19 पे, कर लेंगे अभी, पहले जरा सर्टिफिकेट। मैंने बोला वही है, वो काहेर वाला ही केस, वो मिस्टर काहेर का ही केस है। देखो आगे काहेर लिखा भी होगा। हाँ, काहेर नहीं लिखा है मॉड्यूल में, काहेर नहीं लिखा होगा, बट ये दिस केस इज फ्रॉम काहेर। आप गूगल पे अगर टाइप कर दोगे ना काहेर ICI तो ही आ जाएगा बाहर। चलिए, नाउ 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 भाई साहब, अब आपको पता पड़ेगा कि कोड ऑफ एथिक्स आपको फाइनल में क्यों पढ़ाया जाता है। क्योंकि इंटर में पढ़ा देते तो आपकी इंटर करने की इच्छा ही खत्म हो जाती, कि इतने रिस्ट्रिक्शन के साथ कौन सीए करे। अब जो मैं चौड़ा होके अपने नाम के आगे लगाता हूँ सीए असीम त्रिवेदी, ये तो एक स्टाइल है। एक और तरीका है, पहले लिखूं असीम त्रिवेदी, फिर लिखूं चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो बाबू इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? है ना सर, स्टाइल। अबे भाई साहब, इसे कहते हैं डेजिग्नेशन, और इसे कहते हैं प्रीफिक्स। एक कहलाता है डेजिग्नेशन एज चार्टर्ड अकाउंट, और एक कहलाता है प्रीफिक्स एज सीए। अच्छा, अब एक बात बताओ, मैंने अपने नाम के आगे लगा लिया सीए असीम त्रिवेदी, BSc LLB FCA। ए भाई, ये मेरी ओरिजिनल डिग्री है, हो बहुत मुश्किल से मिली है मेरे को 3 डिग्रियां, बहुत प्यारी है मेरे को। पहले BSc मैथमेटिक्स है, उसके बाद LLB तो अभी कोरोना में कर लिया, और ये FCA। हाँ, लॉकडाउन में मैंने LLB निपटा दिया। मैंने क्या करना बैठ के दिन भर घर में, कोई पढ़ाने वाला ही नहीं, न पढ़ाने वाला, अपन ही पढ़ लो। तो हाँ, ये असीम त्रिवेदी ओरिजिनल LLB है, पागल, क्या मतलब मैं क्या फेक LLB करूंगा?
DAVV से हूँ। हद कर रहे हो यार अक्षय भाई। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी से हूँ यार भाई साहब, और अभी अभी मैंने PhD की एंट्रेंस भी क्लियर कर ली। हालांकि मेरे खुद के कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं जहाँ अपने स्टूडेंट बैठे हुए हैं, कोई भी अपने को डॉक्टर बना सकता था, पर अपन नहीं बने। क्या है, इथिक्स पढ़ाना और इथिक्स फॉलो करना दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो अक्षय बोल रहा है ओरिजिनल है। सो हाँ हाँ ओरिजिनल है। ये लोग जब पढ़ते थे तब मैं एग्जाम देने जाता था बीच बीच में। तो BSc, LLB और FCA, इनको क्या कहते हैं, ये क्या कहलाती हैं? इनको क्या कहा जाता है बाबू? इनको कहा जाता है डिस्क्रिप्शन। तो ये हो गया प्रीफिक्स, ये हो गया डिस्क्रिप्शन, और ये हो गया डेजिग्नेशन। अब मेरा ख्याल है आपको तीन चीजों के बीच में अंतर समझ में आ गया होगा। डेजिग्नेशन, डिस्क्रिप्शन और प्रीफिक्स, तीन अलग अलग चीजें। सेक्शन 7 बहुत सही बात करती है। वैसे आपने अभी अपनी सेक्शन इन्वेंट्री रिकॉल नहीं की। सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी अपने को बोलती है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी नहीं, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 अपने को क्या बोलती है? मेंबर डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। 4 अपने को कल क्या बोल रही थी? हु इज मेंबर। फिर सेक्शन 8 अपने को क्या बोल रही थी? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। सेक्शन 6 अपने को क्या बोली? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेने का। सेक्शन 7 अपने को क्या बोल रही? अपने नाम का डेजिग्नेशन और डिस्क्रिप्शन क्या रखोगे। तो भाई साहब आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रीफिक्स किसको कहते हैं, डेजिग्नेशन किसको कहते हैं, डिस्क्रिप्शन किसको कहते हैं। अब जरा आप इस महान सेक्शन को समझ लो। ये महान सेक्शन कहती है कि हे चार्टर्ड अकाउंटेंट, तू सुन। क्या तू क्या प्रैक्टिस में हो ना? भाई साहब प्रैक्टिस में हूं, ओके। यू कैन ओनली यूज डेजिग्नेशन एज चार्टर्ड अकाउंटेंट। अपने नाम के नीचे जो डेजिग्नेशन लिखता है ना, सी असीम त्रिवेदी जी, या तो कुछ मत लिख, और लिखे तो लिख चार्टर्ड अकाउंटेंट। भाई साहब वो डिस्क्रिप्शन लिखा ही हुआ है, ओ प्रीफिक्स लिखा ही हुआ है। तो आजकल क्या है कि जब ये प्रीफिक्स लिख देते तो फिर हमको ये लिखने की जरूरत नहीं होती। 2006 तक तो हमारा प्रीफिक्स ही नहीं था। हाँ 2006 तक तो CA लगता ही नहीं था। आगे असीम त्रिवेदी चार्टर्ड अकाउंटेंट ही लिखना पड़ता था। मेरे पुराने लेटर हेड पे असीम त्रिवेदी चार्टर्ड अकाउंटेंट ही लिखा हुआ। मेरे घर की नेम प्लेट पे भी असीम त्रिवेदी चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखा हुआ है। CA लिखा ही हुआ नहीं, CA था ही नहीं। CA तो हमारे मनोहरन साहब लेके आए 2004-5 में। उसके पहले तो CA था ही नहीं। तो मैंने अगर लिख दिया असीम त्रिवेदी चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मैंने अपना डेजिग्नेशन लिखा है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। भाई साहब ध्यान रखना, अब मैं थोड़ा सा चालू हो गया। मैंने कहा भाई साहब असीम त्रिवेदी, आगे लगा लिया CA और नीचे लिखा टैक्स एक्सपर्ट। अरे वाह। GST एक्सपर्ट, अरे वाह। IFRS इंड AS एक्सपर्ट, अरे वाह। और कुछ फाइनेंस एक्सपर्ट, गजब। मतलब त्रिवेदी जी तुम ये बताना चाहते हो कि तुम इनके एक्सपर्ट हो, बाकी नहीं है। मैंने ऐसा नहीं बोला, लग रहा है ना, लग रहा है। अरे लग रहा, लगने दो यार, जो हम हैं होता रहे। शट अप। कैन ओनली यूज डेजिग्नेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट, फर्दर एलोबरेटेड इन क्लॉज नंबर 7। बाकी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए अपन बात करेंगे कहां जाके? क्लॉज 7 टू पार्ट फर्स्ट ऑफ द
फर्स्ट शेड्यूल, इसके बारे में पूरी बात करेंगे। पर अभी अपन आए कि भैया अदर देन प्रैक्टिसिंग सीए, जो बंदा अदरवाइज ऑक्यूपाइड है वो क्या करे। जैसे सीए कुमार मंगलम बिरला, और आपका भी एक कौन शार्क है, वो दो शार्क हैं। देयर आर टू शार्क इन शार्क टैंक हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो लेंस कार्ट वाला क्या नाम है उसका, वरुण गुप्ता, नहीं पीयूष, अमन गुप्ता। अरे अमन गुप्ता भी तो सीए है, बोट वाला। हाँ, अब मान लो अपन सीए अमन गुप्ता को ले लो, बिरला जी पुराने हो गए, नया आदमी लो। भाई ने बोट को कहां से कहां पहुंचा दिया। अब अमन गुप्ता जो है वो सीए है, प्रैक्टिस में भी नहीं है। अब अगर वो लिखना चाहता है कि सी अमन गुप्ता, तो लिखना, किसने मना किया। सर मैं लिखना चाहता हूं शार्क सीए अमन गुप्ता, भाई साहब ये नहीं चलेगा। क्या होता है शार्क, और सर मैं शार्क हूं तो क्या सीए से बड़ा है। नहीं नहीं, सीए से बड़ा तो नहीं हूं। हाँ तो फिर एक काम कर, या तो लिख शार्क अमन गुप्ता या फिर लिख शार्क सी अमन गुप्ता। तो शार्क और सीए एक साथ मत लिख। either use designation as chartered accountant only or use any other designation only। तुम मेरे हो, और अगर मेरे अलावा किसी के हो तो हम तेरे नहीं है। सो सिंपल, तुम मेरे हो और सिर्फ मेरे हो, किसी और के नहीं हो सकते, और किसी और के हो गए हो तो फिर मेरे नहीं हो। बहुत क्लियर। हाँ, सीए अमन गुप्ता, ये सीए क्या है, प्रीफिक्स, ये चलेगा। अब अगर वो लिखना चाहे कि सीए, वो लिखना चाहे अमन गुप्ता, फिर नीचे लिखे चार्टर्ड अकाउंटेंट, और फिर नीचे लिखे शार्क, नहीं चलेगा। फिर इसके नीचे लिख दे मैनेजिंग डायरेक्टर बोट इंडिया, नहीं चलेगा। तुम ये क्यों लिख रहे हो यार, तुम मत लिखो ना यार, तुम प्रैक्टिस में नहीं होना यार, तुम तुम्हारा लिखो ना यार, अमन गुप्ता सीएमडी वीएमडी जो भी लिखना है। member otherwise occupied can either use designation as a CA only or use any other designation only in addition or to substitution। नहीं होना, दो में से कोई एक रख लो। क्या ये बात क्लियर हो गई एवरीवन। member whether in practice or otherwise can use prefix as CA but he cannot use any other description, कोई और डिस्क्रिप्शन वो यूज नहीं कर सकता। अब इंपॉर्टेंट बात ये है बंधु कि मैं अपने नाम के आगे प्रैक्टिसिंग सीए, आपके नाम के आगे कौन कौन सी डिग्री लगा सकता हूं, ये मैं आपको डिग्री का डिस्क्रिप्शन दे सकता हूं। ये मैं आपको क्लास नंबर 7 में पढ़ाऊंगा, यहां नहीं। अभी बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्न हैं कि क्या मैं अपने नाम के आगे एमबीए लगा लूं, क्या मैं अपने नाम के आगे सीएफए लगा लूं, क्या मैं अपने नाम के आगे सीडब्ल्यूए लगा लूं, क्या मैं अपने नाम के आगे सीएस लगा लूं, क्या मैं अपने नाम के आगे एलएलबी लगा लूं। तो एलएलबी तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन एक प्रैक्टिसिंग सीए को अपने नाम के आगे कौन कौन सी डिग्री लगाना है उसका भी चक्कर है। ये सारी डिग्रीज जो हैं वो अथोराइज्ड फ्रॉम यूनिवर्सिटी यूटीडी, वो सब हैं, अपन बात करेंगे। बट अभी बात करने का कोई मतलब नहीं है यूजीसी से अप्रूव्ड और एआईसीटी से अप्रूव्ड और फालतू बातें करने का भी वक्त
नहीं है। अभी हमने जो देखा वो ये देखा कि सेक्शन 2 देखी, सेक्शन 4 देखी, सेक्शन 8 देखी, सेक्शन 6 देखी, सेक्शन 7 देखी और सेक्शन 5 भी देखी। आप मुझे भले ही याद नहीं दिलाओ, मुझे याद रहता है। क्या थी सेक्शन 5? ओ नालायकों, FCSC। क्या अमन गुप्ता CA प्रीफिक्स यूज कर सकता है? यस, व्हाई नॉट, ही कैन। प्रीफिक्स तो आप यूज कर सकते हो, डेजिग्नेशन के साथ कोई चीज यूज नहीं कर सकते। CA प्रीफिक्स तो आप लगा लो, नीचे डेजिग्नेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखने के बाद आइदर यूज दैट डेजिग्नेशन और यूज एनीथिंग एल्स, ऐसा बोल रहा हूं मैं। गॉट इट? फिर से समझाऊं? शायद मेरे समझाने के लॉजिक में या फ्लो में कोई गड़बड़ हुई हो, और समझा देता हूं। चलो आप ही बताओ क्या क्या सही है। CA अमन गुप्ता, और उन्होंने अपने आगे डिग्री लगा ली, जो भी लगाई, BCom, MCom, LLB सब कर लिया, MBA, क्या ये लगा सकते हैं? हाँ, वो प्रैक्टिस में नहीं है, वी आर कंसिडरिंग हिम नॉट इन प्रैक्टिस। ओके, कैन ही राइट अमन गुप्ता CA, BCom, MCom, LLB? Yes, he can write this. Can he write CA Aman Gupta, CMD Port India? हाँ, ये तो चलेगा। कैन ही राइट अमन गुप्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट, CMD पोर्ट इंडिया? ये नहीं होगा, बिकॉज योर डेजिग्नेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट अलॉन्ग विथ डिस्क्रिप्शन CMD। अभी क्लियर है अक्षय? ये नहीं चलेगा। अच्छा, अब मान लो मैं डॉक्टर बन जाऊं तो, PhD आ जाए मेरे पास तो, हाँ, you can write it. This is done. This is not done because this is description, not designation. Now, अब मैं लिखूं डॉक्टर CA असीम त्रिवेदी, क्या ऐसा कर लूं? या मैं ऐसा लिखूं CA डॉक्टर असीम त्रिवेदी? या मैं क्या ऐसा लिख लूं CA CS CWA असीम त्रिवेदी? या मैं ऐसा लिख लूं कि CA CFA असीम त्रिवेदी? भाई साहब, या मैं लिख लूं CA एडवोकेट असीम त्रिवेदी? या मैं लिख लूं एडवोकेट ब्रैकेट में CA असीम त्रिवेदी? चलो बताओ कौन कौन से लिख सकता हूं मैं? ये अलाउड है, ये अलाउड है, ये अलाउड है कि नहीं है? ये अलाउड है कि नहीं है? ये तो नहीं है। CFA तो आप अपना नाम के आगे लिख ही नहीं सकते। ये अलाउड है, ये अलाउड है। आप तो मुझे इसके बारे में पता लगा के बताओ। कैन आई राइट CSCS with my name?
बताइए। अरे बताओ ना, यस या नो। यस और नॉट। यस, because these are the descriptions which are prefix which are allowed by ICAI. CMA वाला ये नहीं लिख सकते हो आप, CFA वाला इट इज नॉट अलाउड, इंस्टीट्यूट ने अलाउ ही नहीं किया है। बाकी एडवोकेट एडवोकेट भी अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम CA की प्रैक्टिस भी करें, CS की COP भी ले लें, CWA की COP भी ले लें? इज इट पॉसिबल? सर, COP लेने के लिए हमारी तरफ से तो कोई मना ही नहीं है, हमने तो अपने मेंबर को अलाउ कर दिया है कि बाबू तुम तो ले लो। लेकिन इन भाई साहब ने तो बिल्कुल ही मना कर दिया, और इन भाई साहब ने भी बिल्कुल मना कर दिया कि हम तो नहीं दे रहे, हम तो अलाउ नहीं कर रहे। इनने भी मना कर दिया, इनने भी मना कर दिया, और इन्होंने बेचारों ने क्या कर रखा है, अलाउ कर रखा है। दे हैव अलाउड। आईसीआई ने बोला आप ले लो, दोनों की देते हो तो। आईसीआई तो बोल रहा है LLB की भी ले लो, तो तीनों ने मना कर दिया, "हट, ये छोड़ के आया तो हम तेरे को दे दें। हाँ, CA छोड़ दो, फिर CS बन जाओ, CA छोड़ दो CW बन जाओ, CA छोड़ दो एडवोकेट बन जाओ, दोनों हाथ में लड्डू नहीं चलेंगे। बाकी इंस्टीट्यूट ने मना कर दिया है इसलिए, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। सो बाकी इंस्टीट्यूट ने जो मना किया उस कारण से प्रॉब्लम आई है। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये बात जो हमने की, दैट इज ऑल अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। एंड हाँ, अब आप लोग मुझे ये बताएं कि आपको यहाँ तक कोई क्वेश्चन है या कोई टॉपिक जिसमें आपको प्रॉब्लम आई हो, आप वो क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम अगर है, यू कैन आस्क। मॉड्यूल का सीक्वेंस तो पढ़ लो तो आपके फंडे हिल जाए। आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा, यही लॉजिकल सीक्वेंस। हटा दिया। चलिए, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स विच आर गिवन अंडर मॉड्यूल। मॉड्यूल के अंदर आप जब जाएंगे, यू विल फाइंड अ फ्लो चार्ट ऑफ disciplinary proceedings under code of ethics। आखिर प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कैसे होती है, हाउ प्रोसीडिंग्स बिगिन अगेंस्ट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। KYC नॉर्म्स और ये सब तो बात की बात है। देखिए, आपको मैं पहले बता दूं कि हमारे पास कौन कौन सी डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज हैं। तो बाबू,
हमारे पास जो अथॉरिटीज हैं, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, उसमें हमारी एक विंडो है, कंप्लेंट विंडो, और उस कंप्लेंट विंडो को हम जानते हैं डायरेक्टर, उस कंप्लेंट विंडो को हम जानते हैं डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट के रूप में। और वो जो बंदे होते हैं डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट, वो डिसिप्लिनरी डायरेक्टर कहलाते हैं। यानी डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट का सबसे बड़ा बंदा कौन? डायरेक्टर डिसिप्लिन। अब उसके बाद एक अथॉरिटी होती है बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन ऑफ आईसीएआई। बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन ऑफ आईसीएआई के अंदर कौन कौन लोग होते हैं? तो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन जो होता है उसके अंदर कौन कौन से लोग होते हैं बोर्ड के अंदर, वो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 के अंदर जा करके देखना पड़ेगा कि बीओडी में कितने लोग होते हैं, डीसी में कितने लोग होते हैं, काउंसिल में कितने लोग होते हैं। जब तक ये पता नहीं लगेगा कि ये कौन कौन क्या क्या होता है, तब तक ये सब समझना मुश्किल है। तो आइए चलते हैं अमेंडेड चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट की तरफ। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, वो भी अमेंडेड वाला, अपडेटेड सितंबर 1, 2023। आई चार्टर्ड अकाउंटेंट के एक्ट के अंदर आप पाएंगे सेक्शन 9 जो होती है काउंसिल। इसके बाद आपको मिलेगा बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट, सब अलग अलग लोग हैं। नाउ सबसे पहले आता है काउंसिल, दैट इज अंडर सेक्शन 9। ठीक है, रेगुलेशन खुल गए क्या? ओहो, एक्ट खुलना है भाई, मैं वही सोचूं क्या हो गया। आइए नाउ सेक्शन 21A, सेक्शन 28A, सेक्शन 22A, ये सब अलग अलग अपन अंदर जाके देखेंगे। पहले तो अपन ये पढ़ें कि भाई काउंसिल क्या होती है। सर काउंसिल होती है 32 डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मेंबर्स और 8 सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनी होते हैं। देयर शैल बी काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट for the member management of the affairs of the institute for discharge of function. Council shall be composed of following person, not more than 32% elected from the member amongst the fellow of the institute chosen as a member, और वो काउंसिल मेंबर होते हैं। उसके बाद 8 मेंबर जो होते हैं वो कौन होते हैं? नॉमिनी होते हैं, जिनको डिफरेंट डिफरेंट C&AG से एक बंदा आएगा, सेबी से एक बंदा आएगा, आरबीआई से एक बंदा आएगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का एक बंदा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से एक नॉमिनेट करेंगे। तो ऐसे 8 नॉमिनेटेड लोग होते हैं। और 30 कौन से होते हैं? 32 कौन से होते हैं? डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मेंबर होते हैं। हम लोगों के चुनाव होते हैं हर 3 साल में। अब तो काउंसिल का टर्म 4 साल का हो गया है। हर 4 साल में एक बार चुनाव होते हैं और हमारे मेंबर सब खड़े होते हैं उस चुनाव में। ये तो सब नॉर्मल बात है। अब बात आती है बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन कौन, डिसिप्लिनरी कमिटी कौन, डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट कौन। आइए, डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट बनाएगा कौन, किसको पावर दिए गए?
सर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अंदर डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट बनाई गई। काउंसिल ही नोटिफिकेशन जारी करके डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट बनाएगी और अपने एक ऑफिसर को उसका डायरेक्टर डिसिप्लिन बनाएगी और कुछ और एम्प्लॉयज रखेगी ताकि वो डायरेक्टर डिसिप्लिन के साथ काम कर सके। ये होगी हमारी कंप्लेंट विंडो, जहां पर जिसको भी मेंबर्स से शिकायत है या मेंबर्स की कंप्लेंट करनी है, आओ भाई डायरेक्टर डिसिप्लिन के पास आओ और कंप्लेंट करो। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि डायरेक्टर डिसिप्लिन के बाद मैटर कहां जाएगा। तो डायरेक्टर डिसिप्लिन के बाद एक छोटी अथॉरिटी है जिसको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन। क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन। आइए जरा बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें। काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट करेगी बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, जिसमें होगा एक पर्सन विद एक्सपर्टाइज इन लॉ एंड हैविंग नॉलेज ऑफ डिसिप्लिनरी मैटर्स एंड द प्रोफेशन टू बी इट्स प्रिसाइडिंग ऑफिसर। काउंसिल एक बंदे को प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाएगी जिसको लॉ में एक्सपर्टाइज हो। 2 मेंबर आएंगे, एक मेंबर जो काउंसिल का इलेक्टेड मेंबर होगा और एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉमिनी होगा, और डायरेक्टर डिसिप्लिन इसके सेक्रेटरी की तरह काम करेगा। काम खत्म हो गया। तो एक हुआ डीडी, एक हुआ बीओडी। बीओडी से बड़ी अथॉरिटी जो होती है वो होती है डिसिप्लिनरी कमेटी। डिसिप्लिनरी कमेटी में कौन कौन होता है? तो सर डिसिप्लिनरी कमेटी शेल कॉन्स्टिट्यूट काउंसिल ही क्या बनाएगी? डिसिप्लिनरी कमेटी बनाएगी, जिसमें कंसिस्ट ऑफ होगा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा। अगर प्रेसिडेंट इंडिया में है तो प्रेसिडेंट विल बी द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और अगर प्रेसिडेंट इंडिया से बाहर है तो फिर वाइस प्रेसिडेंट जो उस समय होंगे वो बनेंगे कौन? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अच्छा, इसके बाद 2 मेंबर इलेक्ट किए जाएंगे काउंसिल से और 2 मेंबर लाए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से और बनेगी डिसिप्लिनरी कमेटी। यानी कुल मिलाकर बात जो हुई वो क्या हुई, जरा अपन समझ लें। कुल मिलाकर जो बात हुई है, अब वो ये हुई है कि एक है काउंसिल, मान लेते हैं ये है काउंसिल की टेबल। हाँ, मैं कई बार काउंसिल रूम में गया हूं और मैंने वहां पाया है कि वहां ऐसी ही टेबल होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और 32। ये 32 लोग तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये गवर्नमेंट के नॉमिनी। अब ये 32 मेंबर चुनते हैं अपना वाइस प्रेसिडेंट। हमेशा हमारे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है जो अगले साल क्या बन जाते हैं? प्रेसिडेंट। अब ये तो हुई काउंसिल जिसमें 32 डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मेंबर हैं और 8 नॉमिनीज हैं जो गवर्नमेंट के नॉमिनीज। अब काउंसिल बनाती है एक डीडी, डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट, और उसके अंदर एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर रखती, अपने यहाँ का ही एक ऑफिसर रखती है जिसका नाम होता है डायरेक्टर डिसिप्लिन। फिर यही काउंसिल जो है जब भी कोई केस आता है, ऐसा नहीं कि बीओडी हमेशा बना हुआ रहता है, जब भी कोई केस आता है अपना एक काला मेंबर भेज देती है, एक लाल मेंबर भेज देती है, और एक इनका प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता ही है, और एक सेक्रेटरी जो ये डीडी है
ये सेक्रेटरी की तरह यहाँ पे काम करता है, ही बिकम सेक्रेटरी। तो इसे क्या कहते हैं? और ये कौन है? ये तो इनका प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, यानी जो इसको लीड करेगा। और एक मेंबर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है और एक मेंबर जो है वो नॉमिनी है। ये कहलाता है बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, छोटी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। फिर होती है एक और, जिसे आप कहते हो डीसी। डीसी में कौन होता है? बोले साहब प्रेसिडेंट साहब हुए तो वो, और अगर वाइस प्रेसिडेंट साहब हुए तो वो। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर। एक भाई, दो भाई साहब हमारे काले आएंगे, दो भाई साहब हमारे लाल आएंगे। ऐसे हम 5 लोगों का मिल के बनेगा क्या? डिसिप्लिनरी कमेटी। ये एक बड़ा, ये एक बड़ी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है और ये एक छोटी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है। और ये तो डिसिप्लिनरी इनिशिएशन अथॉरिटी है जो डिसिप्लिनरी केस को इनिशिएट करती है। और फिर आती है इन सब की मम्मी, दैट इज कॉल्ड अपीलेट अथॉरिटी। दैट इज नोन एज ए अपीलेट अथॉरिटी। तो एक है बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, एक है डिसिप्लिनरी कमेटी, और एक है अपीलेट अथॉरिटी। अपीलेट अथॉरिटी में कौन आएगा? सर अभी चल के देखते हैं कि अपीलेट अथॉरिटी में कौन आएगा। आइए, डिसिप्लिनरी कमेटी हो गई। सो डिसिप्लिनरी कमेटी के बाद अब आएंगी अपीलेट अथॉरिटी। ये अपीलेट अथॉरिटी में कौन होगा? एक पर्सन जो या तो हाई कोर्ट के प्रेजेंट जज हो या पास्ट जज हो, उसके क्या रहेंगे? चेयरपर्सन। अपीलेट अथॉरिटी का चेयरपर्सन रहेगा करंट या एक्स जज ऑफ हाई कोर्ट। 2 मेंबर अपॉइंट होंगे उन पर्सन्स में से हु हैव बीन मेंबर ऑफ द काउंसिल फॉर एटलीस्ट 1 फुल टर्म एंड हु इज नॉट इन सिटिंग काउंसिल मेंबर। यानी इस काउंसिल में से नहीं, इससे पिछली किसी काउंसिल में किसी ने 1 फुल टर्म ऑफ काउंसिल किया हो, ऐसे 2 लोग चाहिए। और 2 मेंबर चाहिएंगे नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अमंग्स द पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ प्रैक्टिस एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ लॉ, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस। और ये बन के रहेगी क्या? अपीलेट अथॉरिटी। दैट वुड बी ट्रीटेड एज अपीलेट अथॉरिटी। तो अपीलेट अथॉरिटी में कौन रहेंगे? अपीलेट अथॉरिटी में रहेंगे प्रेजेंट और एक्स जज ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के प्रेजेंट या एक्स जज और प्रेजेंट एंड एक्स जज ऑफ हाई कोर्ट के साथ साथ कम से कम 2
काउंसिल मेंबर चाहिएंगे, वो भी कौन से वाले, एक्स, हु हैव कंप्लीटेड देयर at least one full term of council. साथ में चाहिएंगे 2 गवर्नमेंट नॉमिनी। ऐसे 5 लोगों की मिलके क्या बनेगी, अपीलेट अथॉरिटी। अपीलेट अथॉरिटी में कितने लोग हैं, 5। डिसिप्लिनरी कमेटी में कितने लोग हैं, 5। बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन में कितने लोग हैं, 3। और डीडी कितना है, 1। तो प्यारे बच्चों, ये कहलाती हैं डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज। जब तक इन अथॉरिटीज का नॉलेज ना हो, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग बिल्कुल भी समझ में नहीं आ सकती। इनका याद होना जरूरी है। अब आज हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा ओवरफ्लो हो जाएगा। तो कल से हम चालू करेंगे डिसिप्लिनरी। आधे घंटे में हमारा डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग खत्म हो जाएगा, एंड देन विल स्टार्ट द क्लॉजेस अंडर द फर्स्ट शेड्यूल। चलिए, तो बाकी की बातें करते हैं कल। कल सुबह अपन मिल रहे हैं बैंक ऑडिट के लिए, और शाम को अपन मिल रहे हैं कोड ऑफ एथिक्स के लिए।